14 नवंबर सन 2024 जुमेरात का दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप प्रोग्राम देखना शुरू कर चुके हैं जी सलाम जेके, और मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह आपके सामने आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर किया जाए, हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए, देश दुनिया की खबरों से बाखबर किया जाए, और वो तमाम चीज़ें आपके साथ हम शेयर करें जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रोनुमा हो चुकी होती है या जो आज किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में रहेंगी। तो उम्मीद है कि 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन में आप हमारा साथ देंगे, और साथ देने के लिए आप याद रखिएगा आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को पर भी ज्वाइन करेंगे, और साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर खबर, तज्ज़िया और तबसरा हर पल आपके साथ रहता है। आज की नशरियात में भी मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, मारूफ आलमदीन है, उनके पास भी गुफ्तगू का आगाज़ जो हो चुका है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ फिर आखिर पर 10 से 12 मिनट का वक्त होगा जब चंद फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम कराया जाएगा ताकि आप अपनी बात और अपने मामलात हुकूमत के सामने रख सकें। तो चूँकि आज 14 तारीख है और नवंबर का महीना चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये महीना भी इख्ताम की ओर जा रहा है, तो हम ज़रा फटाफट से अपने पहले पड़ाव पर आते हैं और हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं और फटाफट से हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखते हैं। चंद बातें जो आपके सामने हम रखेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के हवाले से, और उसके फ़ौरन बाद खबरों का होगा आगाज़, और ख़बर जम्मू कश्मीर किससे करेंगे शुरू, क्योंकि सलामती सूरत हाल के हवाले से दिल्ली में बयान आया है, सलामती सूरत हाल को लेकर श्रीनगर और साउथ कश्मीर में भी बड़ी खबर आ रही है। तमाम मामला हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे मेरे साथी गौहर कुछे इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ है आज हिस्ट्री ऑफ द डे में, वो हम आपको बताएंगे। और आज ही के दिन 14 नवंबर साल 1647 में इंग्लैंड के शहनशाह चार्ल्स अव्वल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1681 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से इलाहाबाद रियासत की तश्कील का ऐलान किया। और आज ही के दिन 14 नवंबर साल 1916 में पहली आलमी जंग के दौरान सोबी की लड़ाई ख़त्म हुई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1922 में BBC ने बरतानिया में रेडियो सर्विस शुरू की, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1940 में दूसरी जंग अजीम में जर्मन तैयारों ने इंग्लैंड के काउंट्री शहर पर बमबारी की, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 14 नवंबर साल 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने आज़ादी के सिलसिले में कोरिया के दावे को तस्लीम कर लिया। और आज ही के दिन 14 नवंबर साल 1955 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का इफ्तिताह हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 14 नवंबर साल 1957 में बरतानिया ने बहरीन को आज़ाद कर दिया। और आज ही के दिन साल 1960 में पेट्रोलियम बरामदकार मुल्कों की तंजीम ओपेक का क़याम अमल में आया है। और आज ही के दिन 14 नवंबर साल 1965 में अमेरिका सरकार ने 90,000 फौजी वियतनाम भेजे, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 14 नवंबर साल 1967 में अमेरिकी माहिर तिब्बियात थियोड माइमन ने दुनिया के पहले लेज़र का पेटेंट कराया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 14 नवंबर साल 1985 में कोलंबिया में आतिशफ़शा फटने से करीब 1000 लोगों की मौत हुई है, वो आज ही का दिन था। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से। अब जरा खबरों का पिटारा खोलते और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, खबर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले ज़रा मौसम के मिजाज से आपको अपडेट करते रहें। सर्दियों ने दस्तक दी है। गुज़श्ता हफ्ते, इस रवा हफ्ते के दौरान भी आपको याद होगा कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई थी और 50 दिन का वक्फा जो बीच में चला था ड्राई स्पेल का, वो ख़त्म हुआ था। ताहम खबर ये है कि आज से एक बार फिर मगरबी हवाओं का असर वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकता है। इसका असर जहां वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिल सकता है, वही जम्मू के मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर भी आज, कल और परसों तक की सूरत हाल जो है वो देखने को मिल सकती है। मरकजी महकमे मौसमियात और रियासती महकमे मौसमियात का मानना है कि आने वाले 3 दिनों के अंदर मतला आलूद रह सकता है और कई मकामात पर बारिशें और हल्की बर्फ का भी इम्कान लगाया गया है।
और ये बात कही गई है कि जनाब 3 दिन तक सूरत हाल इस तरीके की रह सकती है। ताहम 17 नवंबर से 23 नवंबर के दरमियान एक बार फिर मौसम का मिजाज खुश्क रहेगा, मतला जरूर अबर आलूद रहेगा, विजिबिलिटी पर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन किसी भी तरीके से किसी बारिश या किसी भी बर्फबारी का इम्कान 17 से 23 के दरमियान नहीं है। लेकिन आज से 16 तारीख रात देर गए तक बारिशों का भी इम्कान है, बर्फबारी का भी इम्कान है। ताज़ा तरीन तस्वीरें सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की है, जहां पर सुबह सुबह आप देख रहे हैं कि बादल काफी इलाकों के अंदर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सुबह की जो रोशनी है उसमें भी काफी ज्यादा कमी वाक़ा हुई है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है महकमे मौसमियात की तरफ से, जिसके तहत ये साफ कर दिया गया है कि आर्जी तौर पर डिस्टर्ब रहेगा जी सरफेस ट्रांसपोर्ट जो हमारा चलता है, चाहे वो कौमी शाहरा की बात हो, श्रीनगर जम्मू वाला शाहरा हो, या फिर श्रीनगर से कुपवारा से मथिल गुरेज टंगडार जाने वाला रास्ता हो। इसी तरीके से साउथ या नॉर्थ के अंदर जो रास्ते हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। और ये साफ कर दिया गया है कि जोजिला, राजदान पास, साधना पास, सिंथन टॉप, मुगल रोड पर आज रात से कल रात देर गए तक बर्फबारी का इम्कान जो है वो लगाया जा रहा है। और इस तरीके से याद रखिएगा, रवा हफ्ते के दौरान ही 8 इंच के करीब बर्फ जो है वो सिंथन टॉप पर, साधना टॉप पर 5 इंच, गुलमर्ग के अंदर 2 से 4 इंच, पीर की गली पर 3 इंच, बालतल पहलगाम से 1 से 2 इंच बर्फ जो थी रिकॉर्ड की गई थी, जिससे ये माना जा रहा था कि जो खुश्क साली जैसा मौसम था वो खत्म हो गया। लेकिन अब उम्मीद है कि आज और कल रात देर गए तक मौसम का मिजाज जो है वो फिर बदल सकता है। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी का इम्कान पहाड़ी इलाकों के अंदर है, जहां मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद शहर श्रीनगर के अंदर रह सकता है। जब आप सूबा जम्मू की बात करेंगे तो पीर पंचाल से लेकर आप इसको चिनाब वादी तक देखेंगे तो मतला अबर आलूद इस वक्त नजर आ रहा है। और हमारे नुमाइंदों के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर काले बादल भी दिख रहे हैं। ताहम सूबा जम्मू के अंदर जब आप प्रॉपर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो सुबह सुबह बादल और धुंध जैसी सूरत हाल जरूर देखने को मिली थी। कठुआ और सामा से भी इसी तरीके की इतलात जो है वो सामने आई। तो कुल मिलाकर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम का मिजाज जो है वो बदल रहा है। दस्तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दी है, मगरबी हवाओं ने दी है, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 16 नवंबर की रात देर गए तक एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के अंदर देखने को मिल सकती है, जिससे सर्दी में थोड़ा सा और इजाफा हो सकता है। लेकिन दिन का दर्जा हरारत मुसलसल अब नीचे आना शुरू हो गया है। और इस मौसम को देखने के लिए हजारों की तादाद में सयाह इस वक्त वादी के अंदर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर से रहमत बारान और सफेद चादर किस तरीके से दिखेगी। और बहुत सारे सयाह इसलिए आए हैं कि वो पहली बार बर्फ देखना चाहते हैं गिरती हुई, इसलिए इंतजार उनका है। और मरकजी महकमे मौसमियात की एडवाइजरी भी है, 16 तारीख रात देर गए तक इस तरीके का मौसम जो है वो देखने को मिल सकता है। ये थी बात जनाब मौसम के मिजाज की। लेकिन जरा बात करते हैं सलामती सूरत हाल की, और खबर आपको बताते हैं जिला कुलगाम की, जहां पर आज ऑपरेशन का दूसरा दिन है। कल बाद सपहर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन तब शुरू किया गया जब मुसल्लह अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर गोली चलाई, जिसके बाद आनन फानन में इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। चूंकि फिर 5, 6 और 7 बजे तक ये सिलसिला चला। 7 बजे इजाफी दस्ते इस इलाके के अंदर तैनात कर दिए गए, लाइटें लगा दी गई, जनरेटर्स लगा दिए गए। और इतला इस वक्त सबसे बड़ी जो आ रही है कि ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन, जहां पर गोली भी चली थी पहले, उसके बाद गोलियों का तबादला रुक गया था, आज दूसरा दिन है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन का। बादीमर्ग जो कुलगाम का इलाका है, दरअसल शुपियान और कुलगाम के बॉर्डर पर यह पड़ता है। दोनों अजला से जब आप ये देखेंगे तो इंतहाई अहम ऑपरेशन है, ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ का विंग भी है, उसके साथ साथ आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट भी इस ऑपरेशन के अंदर लगी हुई है। क्योंकि कल जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया तो तभी सिक्योरिटी ज़राया को ये इतला मिली थी 2 या 3 मुश्तबा बंदूक बरदार जो है वो इस इलाके के अंदर है।
और ऑपरेशन को इस तरीके से करना था, क्योंकि एक तरफ से बागात थे जो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पर फैले हुए हैं, दूसरी तरफ से रिहायशी मकानात थे, और कल ही एंट्री एग्जिट पॉइंट जहां बंद कर दिए गए थे, तमाम तलाशी को रात देर गए रोक दिया गया था, जो आज सुबह से एक बार फिर शुरू हो गई है। और इस तरीके से कुलगाम का ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और इस तरीके से ऑपरेशन जो इस वक्त चल रहा है। सीधे हम अब्दुल हमीद के पास चलेंगे, हमारे नुमाइंदे इस वक्त इस पर ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रात देर गए गोलियों का तबादला जरूर हुआ था, उसके बाद यह सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और इस वक्त भी सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है। अब्दुल हमीद जरा अपडेट करें, आज दूसरा दिन है कायदे से ऑपरेशन का, रात को रोक दिया गया था, लेकिन इतला ये थी कि इजाफी नफरी यहां पर तैनात कर दी गई थी। अब ताजा तरीन तफसीलात क्या कुछ है, कहां यह ऑपरेशन पहुंचा है अभी तक? हाँ जी, कल दोपहर को जब ये आर्मी को ये इतना मिली थी कि मिलिटेंट्स कुछ सुरसनु गांव में घूम रहे हैं, तो उसके बिना पर वहां पे उन्होंने सर्च कार्डन किया। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला। इंस्टेल में ही एक बार उनका कांटेक्ट हुआ था, जो गोलियों का तबादला हुआ। उसके बाद बंदूकें पूरी तरह से दोनों तरफेन के दरमियान खामोश हो गई। उसके बाद रात को इस ठठरती सर्दी में फौज को वहां पे कार्डन रखना पड़ा, इजाफी नफरी बुलानी पड़ी, लाइट्स इंस्टॉल कर दिए गए और मॉडर्न हथियार जो है वो उनका इस्तेमाल किया गया। मगर अभी तक फोर्सेस को कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, क्योंकि बागात है पूरे, वहां पे पेड़ पौधे है, घने पेड़ पौधे है और बस्ती भी घनी है। वहां पे इस ऑपरेशन को चलाने चैलेंजिंग है, मगर अभी तक फोर्सेस को कोई भी कामयाबी वहां पे नहीं हुई। सुबह की किरणें पड़ते ही रात को अगर इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था, मगर कारण वहां पे जारी था। उसके बाद जब सुबह की किरणें पड़ी तो उसके बाद सर्च ऑपरेशन एक बार फिर शुरू कर दिया गया, मगर अभी तक कोई भी कांटेक्ट मिलिटेंट्स और फोर्सेस के दरमियान नहीं हुआ है। जी अब्दुल हमीद, जहां आपने कल कहा कि बागात के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि मुश्तबा मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला यहीं से आई थी और फिर कुछ राउंड फायर भी हुए थे, और फिर कल आप बता रहे थे कि एंट्री एग्जिट पॉइंट सारे सील किए गए, जो लोग बाहर थे वो बाहर ही रहे, जो अंदर थे उन्हें बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। क्या उसमें कोई नरमी हुई रात देर गए कि जो लोग बाहर से आ रहे थे, ड्यूटियों से आ रहे थे, कॉलेज से आ रहे थे, रोज़मर्रा का काम करके आ रहे, उन्हें घर जाने की इजाज़त मिली? और आज सुबह की क्या कुछ तफसीलात है, क्या उन्हें बाहर आने की इजाजत है, रूटीन ड्यूटी पर जाने की इजाजत मिली है, या कि कॉर्डन इतना सख्त है कि अंदर से बाहर कोई नहीं जा सकता और बाहर से अंदर कोई नहीं आ सकता? हाँ, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शंस है, दूर दूर तक रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रहे हैं। मगर जो कल बाहर गए थे, ड्यूटी पे गए थे या किसी काम की घर से गांव से बाहर गए थे, उनको कहा गया कि वो रिश्तेदारों के घर में रुक जाए, तब तक यहाँ ना आए जब तक ये यहाँ पे जो इनकाउंटर है वो खत्म नहीं होता है या सर्च ऑपरेशन जो खत्म नहीं होता है, उसके बाद ही वो अपने घरों की तरफ रुख करे। जो घरों में उनको वहीं पे रहने की हिदायत दी गई। जो खेतों में गए थे उनमें से किसी को घर आने की इजाजत दी गई, जो इनकाउंटर साइट से दूर है उनको वहां पे इजाजत दी गई। और सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया उसमें कोई वादा ना पड़े, इसलिए लोगों को कहा गया कि वो अपने घरों में रहे। जो स्कूली बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको टीचर्स के हवाले कर दिया गया, उनको कहा गया कि इनको तब तक अपने पास रखे जब तक ये सर्च ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता। किसी बच्चे को जो दूर दूर इनकाउंटर साइट से दूर है उनको तो घरों में आने की इजाजत दी गई, मगर अगर वहां पे कह दिया गया कि मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया अगर किसी को कोई मेडिकल परेशानी होती है उस वजह उसके बिना पर वो हमसे राब्ता कर सकता है, उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, उसको दवाई मिलेगी, मगर बाहर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। मगर जो गांव के लोग हैं उनको कहा गया है कि पूरी तरह से अपने घरों में रहे, वो वहीं पे महफूज है, हमें सर्च ऑपरेशन में कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। हमीद, जरा ये बताइएगा, ये जो जब सर्च ऑपरेशन कल दोपहर शुरू किया गया था, क्या बताया जा रहा है कि कितने मिलिटेंट इलाके के अंदर मौजूद हैं जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है? जो लोकल सोर्स से हमें पता चला कि 2 मिलिटेंट अंदर छुपे हुए हैं, मगर अभी तक पूरी तरह से पुलिस ने इस पे मुहर नहीं लगाई है कि 2 है, 3 है, किस तंजीम से वाबस्ता है, अभी तक पूरी तरह से ये वाजे नहीं हुआ है। तो यही हमें लोकल सोर्स से पता चला है कि 2 मिलिटेंट्स अंदर छुपे बैठे हैं। अभी हो सकता है कि कुछ घंटे और लग जाए तो इस जो कार्डन सर्च ऑपरेशन चल रहा है इसको खत्म करने में कोई नहीं चाहता। हमीद, एक चीज और जानना चाहूंगा, जब इनिशियल स्टेज कल जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, जब गोली चली थी, क्या उसके बाद दोबारा से गोली चली है या कि फिर बंदूकें दोनों तरफ से खामोश है?
नहीं, जब इंसल में ये कांटेक्ट हुआ था, गोलियों का तबादला हुआ था, उसके बाद पूरी तरह से दोनों तरफें के दरमियान जो बंदूक है वो पूरी तरह से खामोश पड़े हैं। कोई भी कांटेक्ट अभी तक आपस में नहीं हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद अपडेट करने के लिए। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन और दूसरे दिन भी ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू है और उन मुश्तबे अफराद की तलाश के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है जिन्होंने सिक्योरिटी कॉलम पर गोली चलाई थी, जिसके बाद ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इस इलाके के अंदर शुरू कर दिया गया है। बढ़ते हैं जी आगे, बात सलामती सूरत हाल की हो रही है तो जरा एक और रिपोर्ट का हवाला भी आपको देते चले, और ये रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है और ऐवान के सामने रखी गई है और ऐवान के अरकान की जो खुसूसी कमेटी है उसको ये रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। और पार्लियामेंट की कमेटी के अंदर जो पार्लिमानी मेंबरान पर मुश्तमिल वजारत दाखिला की कमेटी है, उस कमेटी को यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतरी की ओर चल रहे हैं। मिलिटेंसी के वाक़ात में नुमाया कमी हुई है और तकरीबन 70% डिक्लाइन हुआ है जी, कमी हुई है टेरर इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर। दाखिला वजारत ने पार्लिमानी पैनल के सामने अपनी बात रखी है, ताहम ये साफ कर दिया है कि थ्रेट अभी भी बरकरार है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का जो अभी भी वक्फे वक्फे से कभी अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं या सरहद पार से किसी न किसी तरीके से अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं, ताहम सिविलियंस की सेफ्टी हो, तिजारत का फरोग हो, ये मोदी हुकूमत की प्रायोरिटियों में शामिल है। इसी रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि अटैक जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुए हैं, कुल मिलाकर जो इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए सन 2019 में वो 96 थे और जब इन्हीं को आप 2023-24 तक लाएंगे तो आपको बहुत कम ये नजर आएंगे। इन्फिल्ट्रेशन के हवाले से यानी दरअंदाजी के हवाले से भी इस रिपोर्ट के अंदर बात की गई है। कहा गया कि जहां 2019 में 141 मरतबा सरहद अबूर कर मिलिटेंट इस पार आने की कोशिशें करते रहे, फिराक में रहे, ताहम 2024 में सिर्फ 3 बार दरअंदाजी हुई है। ये इस पार्लिमानी रिपोर्ट की खास बात बताई गई है। लॉ एंड ऑर्डर चूंकि यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली मरकज के ताबिया है, मरकजी मशीनरी इसको देख रही है, इसलिए तमाम तर सवालात जवाब भी दिल्ली से ही हो रहे हैं। 2023 में 5 सिविलियन टेरर इंसिडेंट्स में मारे गए और इसी तरीके से 2024 में 3 गुना कमी है इस पूरे मामले में जो है वो देखने को मिली है। 2019 में 70 से ज्यादा सिविलियनों के मारे जाने की बात इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, इमरान नाइको हमारे साथ है क्योंकि पार्लिमानी कमेटी बराए दाखिला के सामने ये तमाम प्रेजेंटेशन रखी गई है। प्रेजेंटेशन होम सेक्रेटरी की तरफ से रखी गई है और मामला जम्मू कश्मीर का था जहां पर यह अक्कासी की गई 2019 के बाद सूरत हाल बतदरीज बेहतर हुई है, मिलिटेंट वाक़ात में कमी हुई है, सिविलियन कैजुअल्टीज में कमी हुई है, लेकिन थ्रेट अभी भी बरकरार है। इमरान नाइको, दाखिला वजारत की पार्लिमानी कमेटी के सामने ये रिपोर्ट रखी गई है, मजीद क्या कुछ तफसीलात है, कितने पन्नों पर यह रिपोर्ट है और खास क्या क्या इसमें इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है जो अब जो विंटर सेशन होगा, जो बजट सेशन होगा नई दिल्ली के अंदर जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, उस सेशन में अगर इस रिपोर्ट को जरूर रखा जाएगा सामने, लेकिन फिलहाल जो जराया कह रहे हैं, जो अरकान पार्लियामेंट के इस कमेटी के, उनका क्या कुछ मानना है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी कहा कि यूनियन होम अफेयर्स की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के वाक़यात में 70% कमी आई है 2019 के बाद। और साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स कितने हुए हैं और कितने आम शहरी कितने मारे गए हैं। तो कुल मिला के ये सारा जो इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर का खाका पेश किया गया है मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स के हवाले से, जो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया उसमें बताया गया है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी से मुतालिक वाक़यात पे 70% कमी आई है। और इसके अलावा 2019 में 286 वाक़यात मिलिटेंसी के पेश आए हैं और 2024 के पहले हफ्ते तक कम होकर 40 रह गए हैं। इसके अलावा ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले 96 थे, 96 हमले हुए थे, लेकिन जब 2024 पर नजर डालते तो सिर्फ ये 96 से 5 तक
महदूद रह चुके हैं। इसी तरीके से 2019 में सिविलियंस की 50 सिविलियंस की मौत वाक़या हुई है, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन 2024 तक जब 2019 में 50, जब 2024 की बात करते हैं तो 14 तक ये कैजुअलिटीज पहुंची है सिविलियंस की। इसी तरीके से 2023 में सिविलियंस की अमवात 5 हुई थी, जो कि 2024 के मुकाबले में 3 गुना कम है। और इसी तरह से मिलिटेंटों की तादाद में भी कमी आई है, जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में 142 मिलिटेंटों को मारा गया था, जो 2024 में कम होकर 44, यानी अभी तक इस साल 44 मिलिटेंट मारे गए हैं। लेकिन जब 2019 पर नजर दोहराते तो 142 मिलिटेंट जो है वो मारे गए। और इसी तरीके से इस रिपोर्ट में इन्फिल्ट्रेशन की बात भी हुई है, दरअंदाजी की बात भी हुई है, जिसमें कहा गया है कि 141 दरअंदाजों के कामयाब होने की इत्तला मिली थी 2019 में। लेकिन जब रमज़ साल पर नजर दोहराते तो ये 2024 में 3 रह गए हैं, यानी कि 3 इन्फिल्ट्रेटर्स ने इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की है। सो मजबूरी तौर पर यूनियन होम अफेयर्स की तरफ से या यूनियन होम मिनिस्टर की तरफ से जो ये पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है होम सेक्रेटरी की जानिब से, ये जो उन्होंने पूरी डिटेल में बता दिया है कि इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, सिविलियंस कैजुअलिटीज में कमी आई है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे जो हमले हुए उसमें कमी आई है, और ओवरऑल जब मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स पर नजर दोहराते हैं तो 2019 के बाद 2024 तक अभी तक इसमें 70% कमी आई है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह आपने कहा कि बजट सेशन भी शुरू होने वाला है, तो उसमें भी ये सारा यकीनी तौर पर इस को वहाँ पे भी पेश किया जाएगा। और अभी चूंकि 1-2 महीने का वक्त भी है, तो उस बजट सेशन के दौरान भी अब ओवरऑल 2024 के आखिर कुल तक मिलाकर अक्कासी की गई इस बात की कि जनाब 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अलहादगी पसंद की सोच भी घटी है और मिलिटेंट हमले भी कम हुए हैं। दरअंदाजी अगरचे कुछ लम्हात के लिए हमने देखा कि कुछ एरियाज के अंदर बढ़ी भी है, जिसको लेकर सिक्योरिटी एजेंसी अपनी बात कह रही है, लेकिन इस सरकारी रिपोर्ट के अंदर यह साफ कर दिया गया कि दरअंदाजी भी कम हुई है, मिलिटेंसी के वाक़ात भी कम हुए हैं और साथ साथ लोकल रिक्रूटमेंट भी इस पूरे मामले में कम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन करने के बाद। सलामती सूरत हाल की हो रही थी, जो पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट सामने रखी गई है जिसके अंदर यह बात सामने आई है। अब जरा बात जम्मू कश्मीर की भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात छोटे से ब्रेक की होगी। छोटा से ब्रेक के फौरन बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपका जीपी फंड हो या सरकार के पास वाजिबुल अदा हो, वो शायद अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मामला कुछ इसी तरीके का लग रहा है। गौर कुछ आएंगे ब्रेक के बाद आपको डिटेल के साथ बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि कैंसर का मर्ज मोहलिक मर्ज है, लेकिन जिस रफ्तार के साथ बढ़ रहा है एहतियात की बहुत ज्यादा जरूरत है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है नाजरीन। प्रोग्राम सलाम जे के मेरे एक और पड़ाव में हम दाखिल हो जाएगा। अब जरा बात मुलाजमीन की करते हैं, उन मुलाजमीन की जिनका जीपी फंड अभी भी ज़ेरी इल्तिवा है। हुक्मनामे के बावजूद भी उन्हें वो रुकूमात नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो मुश्किलात के शिकार हैं। जीपी फंड हो या ग्रेजुएटी हो, अभी भी हज़ारों की तादाद में जो मुलाजमीन हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किलात के शिकार हैं। अगरचे साल 2022 के दौरान महकमे खजाना की जानिब से हुक्मनामा भी जारी किया गया है कि उनके जो रुकूमात है, जीपी फंड है या ग्रेजुएटी है, उन्हें वो वागुजार किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुलाजमीन की जो शिकायत है, उनका मानना है, उनका कहना है कि उन्हें अभी तक वो फंड्स वागुजार नहीं किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि 2022 के हुक्मनामे में महकमे खजाना की इजाज़त के बगैर सभी अदायगियों पर रोक लगा दी गई है और मुलाजमीन का मानना है कि जब वो रुकूमात लेने पहुंचते हैं तब उनसे कहा जाता है कि फंड्स नहीं है, हुकूमत के पास फंड्स नहीं है। हुकूमत की जानिब से अब ये देखना होगा, मौजूदा सरकार के पास ये भी एक बड़ा चैलेंज है
क्या आया? अगरचे हुक्मनामा जारी भी हुआ है उन सबकदोश मुलाजमीन के जीपी फंड ग्रेजुएटी को रिलीज किया जाए, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार ये इतने सालों से इनके जो फंड्स है वो जेर इल्तिवा क्यों है? क्यों मुलाजमीन मुश्किलात के शिकार है? कुछ मुलाजमीन का मानना है कि उनके घर में जो लोग, कुछ फैमिली मेंबर्स बीमार भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके पास वो रुकूमात नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके मुश्किलात में कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ से कुछ जो मामला, जो कुछ शिकायतें इस तरह की हैं कि उनके घर में शादी ब्याह का मौका है, शादी बच्चों की है, लेकिन जब उनके पास फंड्स नहीं है, रुकूमात नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे हैं उन्हें, जो उनकी अपनी मेहनत का, सालों से उन्होंने मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। जो मुलाजमीन परेशान हैं, उनका मानना है कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए या शादियों या अपने जो जितने भी जो काम है उनके लिए अगर उन्हें पैसे दरकार है, पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें वो रुकूमात, जो जीपी फंड हो या ग्रेजुएटी हो, वो अभी भी ज़ेर इल्तिवा है। चलिए जनाब, मामला हुकूमती मुलाजमीन का है, उन सरकारी मुलाजमीन का है जिनका पैसा वाजिबुल अदा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कई बार ये एश्योर भी किया गया कि पैसा टाइम पर दिया जाएगा, नहीं मिल रहा है। और आज भी सूरत हाल यही है कि ट्रेजरियों तक केसेस अगर जाते भी हैं, पैसा वहां मिलता नहीं है और कहा जा रहा है कि फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करें। अब चलते हैं जी आगे, जरा बात मोहल्लिक मर्ज की करते हैं। उस मर्ज की करते हैं जिसे आप कैंसर कहते हैं और जिसका नाम सुनते ही रोकड़े खड़े हो जाते हैं। अब की बार सिर्फ जनूबी कश्मीर की आज बात करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता दिनों एक इजलास मुनक्किद हुआ था जिसमें बहस हुई, तमहीज़ हुई, और उस बहस तमहीज़ के बाद डिटेल सामने आई कि किस तरीके से जनूबी कश्मीर के अंदर कैंसर का मर्ज तेजी के साथ फैल रहा है। कुल मिलाकर 1600 पेशेंट रजिस्टर्ड हुए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अंदर। सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की बात आज आपके सामने रख रहे हैं। 1600 पेशेंट रजिस्टर हुए हैं, 400 पेशेंट उनका डायग्नोज होता है हर साल। बल्कि अगर आप ये देखेंगे कि 400 पेशेंट इस साल, अभी तक इन 10-11 महीनों में 400 पेशेंट इस मोहल्लिक मर्ज का शिकार हो गए हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर इब्तिदाई दौर में कैंसर के मर्ज का पता लगा तो इलाज मुमकिन होता है, 80 से 90% स्ट्राइक रेट होती है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी देर हो गया और लेट पता आ गया, थर्ड या फाइनल स्टेज में आ गया, तो हालात इंतहाई खराब हो जाते हैं। ताहम माहिरीन तिब का यह भी मानना है कि अगर सही तरीके से हर एक चीज को लिया जाए तो 70% कैंसर आज के दिन में इलाज और मुआलजे से ठीक हो सकता है। कार्सिनोमा कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो आम पाया जाता है जनूबी कश्मीर के अंदर इन दिनों। डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन एंड ऑन्कोलॉजी, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसोसिएटेड अस्पताल जंगलात मंडी जो अनंतनाग का है, वहां की रजिस्टर और डिटेल्स को जब आप खंगालते हैं तो 1600 मरीजों का फिगर सामने आता है। और ये पता लग रहा है कि हर गुजरते महीने के साथ ये टैली बढ़ रही है। यहां पर एक बड़ा अलमिया है कि हर गुजरते महीने के साथ टैली बढ़ रही है। और ये जो राइज हो रहा है जी कैंसर का, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम अपने हिफ्ज़ान सेहत, खाने पीने के मामलात और रोजमर्रा के रूटीन को तब्दील नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल ये बनी हुई है। तो सिर्फ साउथ कश्मीर के अंदर अगर इतने मरीज हैं, अगर थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू कहां पर होगा। फिर आपको यह भी पता है कि इस मर्ज में फंसने या आने का मतलब ये होता है कि आप माली तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। जो इसमें थेरेपियां और दीगर चीजें लगती हैं वो कितनी कॉस्टली है। श्रीनगर के अंदर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर 6-7 महीने बाद नंबर मिल रहा है थेरेपीज का। यही वजह, लोग जब बाहर जाते हैं तो ज़र कसीर उनके पास हो जाते हैं।
इससे कबल कि हम इस मर्ज में मुब्तला हो, हमें अपनी और अपने आसपास के अजीज व अकारिब की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा, वरना जिस तेजी के साथ ये मर्ज बढ़ रहा है ये इंतहाई खतरनाक और तशवीशनाक है। क्योंकि सिर्फ जीएमसी अनंतनाग की डायरी ये बता रही है कि 1600 और सालाना 400 से ज्यादा पेशेंट रजिस्टर हो रहे हैं। तो ये एक लम्हे फिक्रिया है। बात एक तरफ से कैंसर के मर्ज की हो रही थी और सूरत हाल की हो रही थी। अब आपको बताएंगे कि आप अपना सोशल मीडिया हैंडल जब चलाते हैं तो जरा एहतियात से चलाइएगा। एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है, एक एक चीज को देखा जा रहा है, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। क्योंकि यहां पर जब भी आप कोई गलत चीज करेंगे, गलत चीज के साथ जुड़ते रहेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वही कार्रवाई कल सीआईके ने की और साफ कर दिया कि जनाब ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। जी नाज़रीन, बात हम करेंगे काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की, जिससे उन्होंने सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदाना प्रोपेगेंडा फैलाने के इल्ज़ाम में एक तालीम याफ्ता नौजवान जो एमएससी लैब साइंस उन्हें हिरासत में लिया है। जो सीआईके की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया और सोशल मीडिया पर वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, रेडिकलाइज कर रहा है, जिसके बिना पर उन्हें हिरासत में लेना पड़ा है। सीआईके की जानिब से जो बयान सामने आया है, नवीदुल अली भट्ट जो कि ताजीपुरा मोहम्मदपुरा कुलगाम का रहने वाला है, उसकी जानिब से सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसका गलत इस्तेमाल किया गया है और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और साथ ही साथ नौजवानों को, लोगों को मिलिटेंसी या दीगर जो समाज मुखालिफ, मुल्क मुखालिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फैलाने के लिए कोशिश की जा रही थी उनकी जानिब से, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। सीआईके की जानिब से उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो मज़कूरा नौजवान था उन्हें उनके साथ उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ भी सोशल मीडिया के ज़रिए बात की है, उन्हें इसमें वर्गलाने की कोशिश की है नौजवानों को, अफराद को, जिसकी बिना पर उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और लोगों से भी इस हवाले से जो पुलिस है या सीआईके हैं उनकी जानिब से ये अपील की गई है कि सोशल मीडिया अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो सोच समझ कर वो इस्तेमाल करें। कोई भी पोस्ट हो पहले वो देख ले, पढ़ ले, उसके बाद ही अगर आपको शेयर करना होगा, कोई अच्छी चीज़ होगी उसमें तो ही शेयर कर सकें। और अगर इस तरह की मुल्क मुखालिफ या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से कोई भी इस तरह का पोस्ट होगा, वीडियो होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पहले भी मरकजी हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के हवाले से कुछ गाइडलाइनें जारी कर दी गई हैं और उन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना अकाउंट जो है या सोशल मीडिया है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीआईके और पुलिस की जानिब से लोगों से भी, नौजवानों से भी इस तरह की अपील की गई है। चलिए जनाब, अब बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात करते हैं एक और अहम मुद्दे की, मामला 370 का, जिसमें तरमीम हो गई है 5 अगस्त 2019 को। और 5 साल के वक्फे के बाद भी 370 को लेकर तकरीरें हो रही हैं और जहां पर भी चुनाव हो, जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए अवाम से कहा जाता है कि सूरत हाल किस तरीके की बनी हुई है। दफा 370 की मनसूखी के 5 साल बाद भी सियासत इस पर काफी ज्यादा तेज है और आज भी जब कई रियासतों के अंदर चुनाव चल रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। कल वजीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और साफ कर दिया कि दफा 370 जिसे मनसूख किया गया है, जिसमें तरमीम की गई है, इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस लाना नामुमकिन है। बल्कि अल्फाजों का इस तरीके से इस्तेमाल किया गया कि अगर मरहूम इंदिरा गांधी भी वापस आती है तब भी वो इस निजाम को बहाल नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पर जबरदस्त इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्क के अहम तरीन सियासी फैसलों में जिस तरीके से कांग्रेस ने लैतुलैल से काम लिया है उसका असर 30-40 साल या 70 साल तक उठाना पड़ा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वाली हुकूमत ने ऑल इज वेल कर दिया है, उन तमाम कानून को अंडू कर दिया है और मुल्क के अंदर एक झंडा,
एक आईन और एक कानून की जो बात कही जा रही थी वो मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब का बयान अपनी जगह, लेकिन बयान पर रद्द अमल कांग्रेस की तरफ से दिया गया और कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि आज से उन तमाम बयानों का रद्द अमल दिया जाएगा, रिबट किया जाएगा जो हकीकत पर नहीं होंगे और हकीकत से काफी कोसों दूर रहेंगे। और इस तरीके से सिलसिला काफी ज्यादा तेज चल रहा है। चुनाव 2 रियासतों के अंदर है, लेकिन जम्मू कश्मीर को एज अ हॉट केक के तौर पर सामने रखा जा रहा है। तो बात कांग्रेस बीजेपी की अपनी जगह, लेकिन जरा बात करते हैं उस मेंबर मेंबर पार्लियामेंट की जो इन दिनों जेल के अंदर है और जिसका ताल्लुक नॉर्थ कश्मीर से है। नॉर्थ कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट का मामला अदालत के सामने जेर समाअत है और अदालत इस बात पर सोच विचार कर रही है कि क्या इस केस को, जिस केस के तहत मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद बंद है, इसको उस अदालत को सौंपा जाए जिस अदालत को यह काम दिया गया है कि वो मेंबरान कानून साजिया और मेंबरान पार्लियामेंट पर अगर उन्हें कोई सजा मिलती है तो वहां पर वो कोर्ट बनाया गया है, उस कोर्ट में लिया जाए। तो इंजीनियर रशीद ने, याद रखिएगा, वो तिहाड़ जेल में इन दिनों है। 28 अक्टूबर को उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सरेंडर दोबारा किया था। उसके बाद उनकी बेल एप्लीकेशन अदालत के सामने है और अदालत के अंदर ये बेल एप्लीकेशन तो चल रही है। इस बीच इंजीनियर रशीद के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि जो डेजिग्नेट्स MP और MLAs के लिए कोर्ट है वहां पर इस केस भेजा जाए ताकि समाप्त जल्दी से हो सके। एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों इंजीनियर रशीद को पहले जमानत दी थी, वो इस केस की समाअत कर रहे हैं और अगली समाअत के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि कानूनी मुशीरों के साथ इस पूरे मामले पर बहस तमहीज हो रही है। तो इंजीनियर रशीद जेल के अंदर है, राहत मिलने की उन्हें उम्मीद थी, नहीं मिल पाई, लेकिन अब ये माना जा रहा कि अदालतें ट्रांसफर की जाएंगी और जिस का जिक्र इंजीनियर रशीद के बयान में भी आया है और उनकी पार्टी ने भी किया है कि वो चाहते हैं कि ये मामला तेजी के साथ आगे बढ़े और MLAs और MPs के लिए जो डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं उन्हीं कोर्ट्स के अंदर इस केस को चलाया जाए ताकि जल्दी से मामला जो है वो हल हो सके। तो इंजीनियर रशीद का मामला दिल्ली कोर्ट ने 20 नवंबर को दोबारा इसमें समाअत की हुई और समाअत का वक्त भी दिया है। टेरर फंडिंग मामले पे इंजीनियर रशीद सन 2019 से पाबंद सलासल है, जिन पर इंतहाई संगीन इल्जाम भी लग चुके हैं। तो चलिए नाज़रीन, ये थी इंजीनियर रशीद के हवाले से खबर। अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात जरा जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स के हवाले से बात करते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कितने जो सेंटर्स हैं जहां पर ये ड्रग डी एडिक्शन सेंटर जो है कितने हैं, इस हवाले से डिवीजन बेंच के सामने एक PIL दाखिल की गई एक नौजवान की जानिब से, एक तालिब इल्म की जानिब से, कि किस तरह से कम सज़ा की शरह और बरी होने के हवाले से उन्होंने ये अर्जी डिवीजन बेंच के सामने रखी है, जिसके अब जवाब में यानी कि जब अगली समाअत होगी तो अगली समाअत से कबल ही अब इस सिलसिले में उन्हें ये डिटेल देनी होगी इंतज़ामिया को कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर। जो एक लास्ट स्टूडेंट अथरव महाजन की जानिब से कोर्ट के सामने रखी गई है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पर जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के हवाले से डिटेल और उसके साथ साथ ही कम सज़ा की शरह क्यों हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, अगरचे कोई सज़ा याफ्ता जैसे मंशियात या इसमें मुलविस पाया जाता है, और उसके साथ साथ ही बरी होने के बारे में एक अर्जी दाखिल की, जिसके जवाब में अब अदालत ने जो डिवीजन बेंच है उन्होंने इस हवाले से डिटेल जो है तफसीलात तलब की है। और आपको बताते चले कि इस जो कानून का एक तालिब इल्म उनकी जानिब से ये PIL दाखिल की गई हैं। दिसंबर 2022 के दौरान 27 दिसंबर 2022 के दौरान जो अदालत की जानिब से का ऑर्डर जारी हुआ था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था और जितने भी रेस्पोंडेंट्स हैं उन्हें ये डायरेक्ट किया गया है, उन्हें हिदायत दी गई है कि इस हवाले से उनके पास डिटेल जो रिपोर्ट है वो तलब जाए, पेश की जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इससे पहले भी एक रिपोर्ट तलब जम्मू कश्मीर के अंदर कितने
नशा मुखालिफ मरकज बनाए गए हैं, अगरचे वो रिपोर्ट जो थी वो क्लियर नहीं थी, जिसके बाद दोबारा से इस मामले को देखा गया, क्योंकि आपको याद होगा कि लाखों की तादाद में लोग ड्रग्स ले रहे हैं, इलाज मुआवजा भी चल रहा है, 33,000 के करीब अगर सिरिंज हर दिन इस्तेमाल होते हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना संगीन है। लेकिन फिलहाल डी एडिक्शन सेंटर जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं, इस पर डिवीजन बेंच ने दोबारा से तमाम डिटेल्स तलब की है, और रजिस्टर्ड है नहीं है वो तमाम खत किताब है वो अब अदालत के साथ होगी, और अगली समाअत से कबल ये डिटेल सबमिट रिपोर्ट ये रिपोर्ट जो है वो उन्होंने कोर्ट को सौंपनी होगी। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी आपके सामने रखते हैं। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ शिल्पा शर्मा भी जुड़ चुकी हैं। शिल्पा से अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। शिल्पा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद है जो पीआईएल दाखिल की गई है जम्मू के अंदर, कितने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कोर्ट में जो है वो क्लास स्टूडेंट के द्वारा याचिका दर्ज की गई। इस याचिका में साफ तौर पर ये है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जिन लोगों पर जो है वो एनडीपीएस के तहत मामले दर्ज होते हैं, एक तो वो बेल से जल्दी रिहा हो जाते हैं, जिसके चलते उन्हें सजा नहीं मिल पाती है, कम सजा होती है। इसको लेकर डिवीजन जम्मू कश्मीर चीफ जस्टिस ताशी राब्तान और जस्टिस एम ए चौधरी ने जो है वो सरकार के कमीशन सेक्रेटरी और साथ ही साथ होम डिपार्टमेंट डायरेक्टर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को एक एफिडेविट जो है वो फाइल करने के लिए कहा गया है कि इस समय जम्मू कश्मीर में कितने डी एडिक्शन सेंटर्स जो है वो रन कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब जनहित याचिका जो है वो सुनवाई के लिए पहुंचती है, तो तब डिवीजन बेंच के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है कि 20/8/2024 को सीनियर एजी एसएस नंदा के द्वारा एक फाइल स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दर्ज की जाती है, जिसमें ये होता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को यानी पीएससी को जो है वो कई सारी पोस्ट रेफर की गई है रिक्रूटमेंट के लिए। उसके बाद डिवीजन बेंच ने जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को एक स्टेटस रिपोर्ट जो है वो दर्ज करने के लिए कहा गया, फाइल करने के लिए कहा गया कि इस समय जो आपको रेफर की गई थी उनका स्टेटस रिपोर्ट जो है वो क्या कुछ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने जो है जिस प्रकार से दिनांक 4/3/2022 के आदेश का संज्ञान लेते हुए 27/12/2022 जो है वो अपने रेस्पोंडेंट्स को ये आदेश दिया, ये निर्देश दिया कि एक एक्शन रिपोर्ट तैयार की जाए। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज है यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर में क्या कुछ स्टेप्स जो है वो उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है नशे को लेकर, क्या कुछ क्वालिटेटिव वो स्टेप्स है, क्वांटिटेटिव वो स्टेप्स है, और इस समय जो री एडिक्शन सेंटर्स है वो कितने हैं, इसको लेकर जो है वो एक एक्शन रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। अच्छा, ये शिल्पा बताइएगा, क्या टेंटेटिवली कोई फिगर है कि कितने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स है? क्योंकि लास्ट टाइम हमें याद है जम्मू प्रोविंस के अंदर हंगामा भी हुआ था जब एक ड्रग एडिक्ट की मौत हुई थी। उसके बाद पुलिस का मानना था ये पंजाब से लोग आए हैं जी जिन्होंने यहाँ पर ये एस्टैब्लिश किया, और इंतजामिया को इस बारे में कोई भी पता नहीं थी, फिर वो लोग भाग गए। अभी तक उस केस का क्या हुआ कुछ पता नहीं है। इसी तरीके से जो बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि ये एक ऐसे मरकज बने हैं जहाँ से गरीबों को लूटा भी जा रहा है, तो क्या ये तमाम चीजें हुकूमत अदालत की नोटिस में, और क्या कोई चीज सामने आई कितने लीगल है कितने इलीगल है? देखिए फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। वही डिवीजन बेंच ने जो है वो एक जिस प्रकार से एफिडेविट यानी कि हल्फनामा मांगा गया है कि इस समय कितने री एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, क्योंकि देखिए जिन्होंने याचिका दर्ज की गई थी उनके एडवोकेट का ये कहना है कि इस समय जितने भी री एडिक्शन सेंटर्स है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते एनडीपीएस के तहत जो मामले दर्ज होते हैं उन्हें जल्दी जो है वो रिहा किया जाता है। तो एक पूरी तरीके से समय स्टेटस मांगा गया है। जो एनजीओ रन कर रहा है इन सब चीजों को, उनका भी स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है। तो देखिए ड्रग्स नशा में काफी ज्यादा बढ़ चुका है जम्मू कश्मीर में। छोटे बच्चा जो है वो नशे की तरफ मुलविस जो है वो पाया जाता है। उसको लेकर अब देखिए नाके भी लगाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, एंटी नारकोटिक्स के द्वारा रेड भी की जा रही है। लेकिन जो नशा है वो इस समय जम्मू कश्मीर में काफी तेजी से बढ़ रहा है। शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नशा पूरी तरह से फैल रहा है, और उससे कबल की ड्रग डिटेक्शन सेंटर जो है जहां पर इनका नशे वाले लोगों का इलाज किया जाता है, उस हवाले से डिवीजन बेंच ने डिटेल्स मांगी है कि रजिस्टर्ड है नहीं है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कुछ है, तमाम डिटेल जो है वो अदालत के सामने रखी जाएगी अगली तारीख से पहले। छोटा सा ब्रेक होगा, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि चुनाव के लिए कमर कस ली गई है। अब किस पार्टी ने कहां पर कमर कस ली, और फिर जब बच्चों की बात हो रही है तो जिस्मानी तौर हमारे बच्चे अगर सही है भी तो क्या वो मेंटली फिट है, क्या वो दिमागी तौर पर सही है? एक ऐसा सवाल था जिस सवाल का जवाब उस मीटिंग के अंदर मिला जो रात देर गए इख्ताम पजीर हुई श्रीनगर की। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं, दोनों खबरों पर बात करेंगे और साथ साथ आपकी फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। ब्रेक के उस पार आते ही आप कॉल करना शुरू करें।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तिकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके के उस पड़ाव पर हम आगे हैं जहां पर हम बात मुआशरे के उस हिस्से की करते हैं जिस पर हम पिछले कई दिनों से गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी वो निज़ाम जहां पर हमारी शादियां होती हैं अक्रॉस द रिलीजन्स, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, शादियां होती हैं। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इस शादी के बंधन को करने के लिए, इस फंक्शन को अंजाम देने के लिए कुछ नई रसूमात एड ऑन हो रही है, और ये इतना एड ऑन होते होते हो गया है कि अब शादी का नाम सुनते ही पसीना आता है या लड़का या लड़की दूर होना चाहती है, क्योंकि इस तरीके से इसको बनाया गया है। माजी में हम देख रहे थे कि शादियां आसान थी, ठीक तरीके से होती थी और गरीब लोग भी करते थे, लेकिन अब की बार सूरत हाल ये है कि एक अच्छी खासी तादाद नौजवानों की है, लड़कों की है, लड़कियों की है जो उम्र की उस हद को पार कर चुके हैं जहां पर उनकी शादियां होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई है। और अगर किसी की हो अब रही है तो दूसरा मसला यह है कि इनफर्टिलिटी हो रही है, बच्चे पैदा नहीं हो रही है तो एंजाइटी पैदा हो रही है, तनाव पैदा हो रहे हैं, तो तलाकों तक मसला चला गया है। बुनियादी मामला ये था कि हम निकाह को आसान करें, और ये निकाह में जो हमने नए नए रसूमात डाल दिए हैं इनको बाहर करके सही तरीके से शादियां की जाए और उन गरीबों तक भी पहुंचा जाए जो इस वक्त आपके और मेरे हाथ थामने के मोहताज है या उनको आपकी और मेरी मदद की ज़रूरत है। इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर इरशाद अहमद तांत्रे साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। अभी एक मुद्दा चल ही रहा था जिस पर आपसे भी हमने गुफ्तगू की थी, जब ड्रग्स वाला मामला था और किस तरीके से नौजवान इस दलदल में फंसा हुआ था। उसी दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ कि जनाब मुआशरे के अंदर जिस तरीके के हम जहां पर हम चल रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में हमारी बेटियां ऐसी हैं जिनको शादी होनी चाहिए थी, हो नहीं पा रही है, क्योंकि हमने इस निज़ाम को इतना आलूदा किया है, इतना ख़राब कर दिया है कि उनकी शादियां होना दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। बेटे भी है, बेटियां भी इस तरीके से है। अक्सर हम देख रहे हैं कि जब भी इस पर बात होती है तो कहा जा रहा है कि जनाब वालिदैन की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी जब ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने की बारी आती है तो हर कोई हाथ खड़े करता है, जनाब चलिए ये होने दीजिए, अगली बार करते हैं। और ये करते करते हम बहुत आगे चले गए। क्या ये बात सही नहीं है कि हम आज के दिन में इरशाद साहब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर ये खराबी पैदा हुई है और हज़ारों की तादाद में ये गरीब बेटियां, ये गरीब बच्चे जो है वो शादी के मुकद्दस रिश्ते से दूर हो रहे हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व उसल्ली व उस्सलिमु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़र्ज। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअज़मुन निकाहि बरका अयसरुहुन्न मऊना। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक है, और उसके बाद दुरूद व सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्होंने हम तक ये दीन इस्लाम, ये दीन मुबीन पहुँचाया। हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद एक बेहतरीन इनिशिएटिव जो आप लोगों ने यहाँ पे इस वक्त जिक्र किया है वो है मुआशरे में शादी ब्याह का मामला। हमारी शादियां जो है आजकल के मुआशरे में कामयाब होती क्यों नहीं है, या कुछ नौजवान या कुछ हमारी बहनें क्यों इस शादी का नाम सुनते ही, इस निकाह का नाम सुनते ही क्यों अपने आप को इस सुन्नत से, इस शरई तरीके से दूर रखना चाहते हैं। इसके कई वजूहात है मोहतरम गौहर साहब, तकरीबन मेरे जहन में इस वक्त 20 वजूहात नजर आते हैं, और मैं चाहूंगा कि मैं जितने जिक्र कर सकूं मैं करूंगा। सबसे पहले कि हमारी शादियां कामयाब होती क्यों नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2 हमारी शादियां होती क्यों नहीं है। आजकल के मुआशरे में क्यों हमारे नौजवान भी शादी के बगैर बैठे हुए हैं और हमारी बहनें भी शादी के बगैर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि वह है किल्लतुद्दीन। हमारे अंदर दीन की इंतहाई ज्यादा कमी है। हम दीन के बारे में ना पढ़ना चाहते हैं, ना दीन के बारे में हम सुनना चाहते हैं। अभी तक जितनी भी शादियां हमारी इस वादी में होती हैं, मैं नहीं कहूंगा कि सारे, बल्कि अक्सर शादियों में रस्म और रिवाज ने एक ऐसा उरूज लिया है कि अब एक गरीब तबके का इंसान हमेशा तो सोचता ही रहेगा कि क्या मैं इस लेवल तक पहुंचूंगा
क्या मैं ऐसी शादी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये जो रस्म रिवाज की एक भरमार इस वक्त चल रही है हमारे मुआशरे में, बिलखुसूस हमारी वादी में, तो ये एक वजह बन सकती है कि हमारे अक्सर नौजवान, हमारे अक्सर बहनें इस निकाह से दूर रहते हैं। और सबसे दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पे जिक्र करनी है वो है गिलाउल मुहूर, महर में भी, शादियों के खर्चाजात में भी इंतहाई ज्यादा उसने उरूज लिया है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था आदमुन निकाह बरका, ये तो लोगों को जानना था, ये तो लोगों के इस बारे में पहले इल्म हासिल करना था कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और उनके इरशादात क्या है। फरमाया आदमुन निकाह बरका, उस निकाह में बरकत होती है, ऐसरुहुन्न मऊना, जिसमें खर्चा कम होता है। अब देखिए कि अब ये हदीस उम्मत तक पहुंचाने के लिए जो उलमा इस वक्त काम करते हैं, सभी लोग तो ये हदीस सुनते ही रहते हैं लेकिन फिर भी इस पे कोई अमल नहीं करता। अब महर देख लीजिए आप, पहले जमाने में, मैं पिछली मर्तबा भी मैंने एक निक्का नामा देखा, उसमें 119 रुपया महर रखा हुआ है। अब आप देख लीजिए आजकल के दौर में 119 रुपए की तो बात ही नहीं है, 5,000 की बात नहीं है, 10,000 की बात नहीं है। आजकल महर में भी एक ऐसा इजाफा किया गया है, उस महर से पता नहीं कितनी गरीब बच्चियां भी निकाह कर पाती। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि इस महर में ज्यादती करने या खर्चात में ज्यादती करने से हम गरीब लोगों के साथ इंतहाई ज्यादा नाइंसाफी करते हैं। और इसी तरीके से जैसे आपने पहले जिक्र किया है कि वालिदैन इस मामले में बहुत ज्यादा जिम्मेदार भी हैं। तरबियत का जहां तक ताल्लुक है, हमारे नौजवान, कुछ नौजवान और कुछ हमारी बहनें बहुत तरबियत याफ्ता है, उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह इल्म शरई भी है, उनके पास अखलाक व किरदार भी है, उनके पास दीन भी है। उनकी शादियों में कभी न ज्यादती होती है, न उनकी शादियों में कभी रस्म रिवाज नजर आता है, न उनकी शादियों में कोई ऐसी चीज नजर आती है जिस चीज को कुरान और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया हो। आजकल शादियों को मुनाकिद करने के लिए यह भी कहा जाता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, हम शादियों के लिए लोन भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कोई शख्स शादी कर रहा है लोन लेके, अब जो ही शादी करता है, शादी के बाद सुकून होना चाहिए था, और शादी में सुकून है, निकाह में सुकून है, ये तो सूरह निसा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। लेकिन जो शख्स लोन निकाल के अपनी शादी अदा करना चाहता है, गैर शरई रसूमात को अदा करना चाहता है, शादी करने के बाद ही उसको लोन चुकाना है, अब वो सुकून कहां उसको निकाह में मिलेगा। और वालिदैन भी अपने बच्चों को कहते हैं भाई अगर शादी करनी है तो उसके लिए खर्चा खुद मैनेज कीजिए। ये तो वालिदैन पे हक है कि वो अपने बच्चों का निकाह करें। तो ये जो वालिदैन अपने बच्चों को कहते हैं कि हम आपकी शादी नहीं कर सकते, हम आपकी शादी में कोई हिस्सा नहीं डाल सकते, शादी करनी है तो खुद उसके लिए मैनेज कीजिए। तभी तो कहा जाता है मोहतरम गवर साहब, तभी तो आज कहा जाता है ये जो मिडल मैन होते हैं, जो रिश्ता जोड़ने वाले होते हैं, ये सबसे पहले कहते हैं कि बच्चा करता क्या है, लड़का करता क्या है। आजकल आज तक हम यही सुनते आए थे कि लड़का क्या करता है, लेकिन रस्म और रिवाज ने एक ऐसा उरूज लिया, आजकल मिडल मैन यह भी कहता है कि बच्ची क्या करती है। हत्ता कि बच्ची के बारे में शरीयत ने कहा था वकरन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। हम तो बच्ची के बारे में भी ये ढूंढ रहे हैं कि क्या बच्ची मुलाजिम है, क्या बच्ची कोई रातिब लेती है, उसकी कोई माकूल तनख्वाह है कि नहीं। तो ये वजूहात है जिनकी वजह से अक्सर नौजवान इस वक्त निकाह से दूर चले जाते हैं। अच्छा जी, और निकाह से ये तो बात अच्छी है जो आपने कही है, इस पर तवज्जो होनी चाहिए सबकी। लेकिन जी अब जिस तरीके से हमने रसूमात इसमें एड ऑन कर दिए हैं, खाने पीने की जो लंबी लंबी लिस्टें हमारे पास चलती है, और फिर शादी को फेस्टिवल बन गया है, 3-4 दिन पहले 3-4 दिन बाद में, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग तमाम चीज़ें हमने जोड़ दी है और पूरा वेस्टर्नाइज कर दिया है इस सुन्नत को हमने। तो क्या ये हम सब की मिली जिम्मेदारी नहीं है, हम बैक टू ऑरिजिन आए, खुतबा अपने तरीके से इस पर काम करे, सिविल सोसाइटी अपने तरीके से करे, और स्पेशली क्या ये मोहल्ला कमेटियों की बड़ी जिम्मेदारी नहीं है कि अब बहुत हो गया जी, अब हम इस पर रोक लगाना चाहते हैं, हम एक सिस्टम को कायम करना चाहते हैं कि ऐसा होगा और ये मॉडल रहेगा हमारे पास। जी मोहतरम गौर साहब बहुत अच्छी बात कही। पहले जमाने में जब हम देखा करते थे, पहले जमाने में बहुत सादगी हुआ करती थी, और जिन्होंने सादगी में अपनी शादी की है, अपना निकाह अंजाम दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका निकाह बिल्कुल कामयाब है। लेकिन अब जो अशखास, जो लोग अब इन रस्म रिवाजों के तौर शादी करना चाहते हैं, हमें यह भी देखना है ना कि क्या उनकी शादी फिर कामयाब होती है कि नहीं होती।
पहले दौर में तो 2 दिन शादी होती थी, एक मेहंदी रात की और दूसरी रुखसती वाले दिन। जैसे आपने कहा कि आजकल तो 5 दिन शामियाना रहता है, आजकल 1 हफ्ते शामियाना रहता है। अब इन रस्म रिवाजों ने एक ऐसा अरूज लिया है, इस दौर में हम सबको मिलके इस पे अमल करनी चाहिए, इस पे काम करना है। मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में ये कहते आया हूं कि रस्म रिवाजों में कोई खैर नहीं है। जैसे आपने खाने के बारे में जिक्र किया, हम पहले दौर में सुनते थे कि 7 सालन होंगे तो आप वहां दावत खा सकते हैं, लेकिन आजकल तो जो तबाख है, जो बावर्ची है, जो डालने वाला होता है, जो सर्व करने वाला होता है, वो भी बेचारा थक जाता है। इतनी वैरायटीज, इतना ज्यादा इसराफ। अब जिस शादी में इसराफ होगा उनको तो कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। मैं एक चीज यहां पे जिक्र करूंगा मोहतरम गवर साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जानते हैं वो रहमत लिल आलमीन थे, लेकिन हजरत आयशा बयान करते हैं कि हमारे हुजरे मुबारक में कई दिनों तक खाली पानी और खजूर पे गुजारा हुआ करता था। लेकिन आजकल के दौर में जब दस्तरखान एक कोने में लगाया जाता है तो दूसरा कोना दिखाई नहीं देता है, इतना लंबा दस्तरखान बिछाया जाता है। क्या हमने गरीबों का ख्याल किया? क्या हमने यतीम बच्चों का ख्याल किया? क्या हमने उन बच्चों को देखा जो बच्चे अपना रिज़्क ढूंढने के लिए, अपनी रोजी रोटी ढूंढने के लिए, कुछ खाने के लिए डस्टबिन में जाके वो गुजारा करते हैं कि डस्टबिन में किसी ने कुछ ना फेंका हो, हम वहीं से उठा के हम खाएं। इरशाद साहब, एक और चीज अब जानना चाहेंगे, आपने वालिदैन का भी जिक्र किया है, उनकी भी जिम्मेदारी है, आपसे जानना चाहेंगे उलमाओं में ऐसे में क्या जिम्मेवारी है, क्या जिम्मेदारी है, और उसके साथ साथ जो लोकल मस्जिद कमेटियां हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां बनती है, और अगर उनकी जिम्मेदारियां हैं तो किस तरह वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, उसमें उलमाओं का क्या रोल रहेगा ताकि लोग इन फजूल खर्ची से बच सके और समाज के अंदर बेहतरी आ सके। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि उलमा का बहुत ज्यादा अहम रोल इसमें रहना चाहिए। सबसे पहले निकाह की अहमियत, निकाह के मकासद, निकाह के जो भी मसाइल हैं वो हमें उम्मत को बावर करने हैं, वो हमें लोगों को पहले बतलाने हैं। अब ये तो कमरे में नहीं बताए जा सकते, इसके लिए वर्कशॉप होने चाहिए, इसके लिए तरबियत होनी चाहिए, इसके लिए उलमा को आगे आना चाहिए। और उलमा को भी मैं ये अर्ज करूंगा कि जिस जगह पे ज्यादा फजूल खर्ची दिखाई दे, जिस जगह पे रस्म रिवाज दिखाई दे, जिस जगह पे गैर शरई हरकत दिखाई दे, उलमा को चाहिए कि वहां जाने से अपने आप को परहेज करें। जब उलमाई उन मजलिसों में बैठकर खाना खाते हैं तो लोग तो एक तासुर लेते हैं ना कि चलो भाई ये जायज है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। उलमा को इस बारे में काम करना चाहिए और उलमा को इस बारे में निकाह के फवाइद लोगों को बताने चाहिए। और जो मोहल्ला कमेटियां होती हैं उनको भी इस बारे में कहना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी घर में शादी होती है और उस घर में कोई ऐसी चीज हमें दिखाई देती है जो मुआशरे के लिए सही ना हो, जो हमारे बच्चों के लिए सही ना हो, तो मोहल्ले की कमेटी उनके घर में जा सकती है, उनको नसीहत कर सकती है, उनको कुरान और सुन्नत के पैगाम सुना के उनको चाहिए कि उस पर वो अमल करें। अदरवाइज नहीं तो माशरे में, जैसे आप लोग पिछली मर्तबा एक आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया था कि हमारा मुआशरा नशावर की ओर उस दलदल में चले जा रहा है, लेकिन ये एक और इंतहाई ज्यादा खतरनाक चीज हमारे मुआशरे में पनप रही है। हमारे मुआशरे में एक और नई चीज ईजाद होती जा रही है। अगर इस पे रोक न लगाई जाए तो आप अक्सर देखेंगे आने वाले दिनों में कि अक्सर लड़के और लड़कियां शादी करने से अपने आप को दूर रखेंगी और बुराइयां फिर आम होती जाएंगी। फिर हमें बुराइयों के किले के लिए सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अरशद साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबकी जिम्मेदारी है, मौलाना की अपनी जिम्मेदारी है, मस्जिद कमेटियों की अपनी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारियां, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच सबसे अहम और बड़ा रोल जो है वो मोहल्ले के जी इज़्ज़त शहरी कर सकते हैं, कमेटियां कर सकती हैं। अगर वो सामने आ जाए तो ऑटोमेटिकली चेंज आएंगे। चेंज पटन पलहालन से इतलात है, वहाँ पर है। आप गुटिलबाग के एरिया में जाएं, वहाँ इंटायरली आपको चेंज दिखेगा। शादी कैसे होती है आपको एक बार मेरे ख्याल से जाकर मेरे नाजरीन को जाना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा कि कितनी सादगी के साथ शादी होती है। और अरबों रुपया उनके पास भी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं कि वो जनाब गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन है या रूटीन में कोई आदमी है। अरबों की प्रॉपर्टी वाला, अरबों रुपया होने वाला भी वैसी ही शादी करता है जैसा एक गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी वहाँ पर कर रहा है, क्योंकि वहाँ निज़ाम ही ऐसा बनाया गया है कमेटियों की तरफ से। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब इस पर गुफ्तगू करेंगे तो कोई रास्ता इसमें ज़रूर निकलेगा। बढ़ते हैं जी आगे।
आपकी फोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इत्तला आ रही है कि एक एक्सीडेंट हुआ है, उस पर भी आएंगे। लेकिन जरा बात सबसे पहले इलेक्शंस की करते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस तो मुकम्मल हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कमर कस ली है चुनाव के लिए, और ये चुनाव है बल्दियाती इदारों के लिए और पंचायतों के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस गियरअप हो गई है यूएलबी और पंचायत इलेक्शनों के लिए, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इन चुनावों की जाती निगरानी कर रहे हैं, इस तरीके की इतलात आ रही है। और कैंडिडेट्स कौन कहां पर होगा, किस यूएलबी में कौन उतर सकता है, किस पंचायत में कौन कैंडिडेट होगा, इस जिम्मन में सबसे बड़ा काम जो है वो ये सौंपा गया है पार्टी को कि पढ़े लिखे नौजवानों को अब की बार सामने लाया जाए। यानी चुनाव इंतहाई दिलचस्प एक और होने जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या नाज़रीन, बात हम जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली चुनाव के बाद अब पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जहां पर इंतजामिया ने तैयारियां शुरू की हैं, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात की जानिब से भी इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इस सिलसिले में जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं, उन उम्मीदवारों इंतखाब के हवाले से इस पर जोर दिया जा रहा है पार्टी क़यादत की जानिब से। और साथ ही साथ जो मेंबर असेंबली हैं, रुकने असेंबली, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जो पार्टी की आला क़यादत है उन्हें हिदायत दी गई है मेंबर असेंबली को कि साथ ही साथ वो इस हवाले से लोगों से बात करें, नौजवानों से बात करें, खास तौर पर इन इलाकों में जाकर घर घर जाकर लोगों के साथ, नौजवानों के साथ, तालीम याफ्ता नौजवानों और उनके जो भी मसाइल हैं वो पार्टी के सामने रखें, ताकि आने वाले वक्त के दौरान उन मामलात को, उन मसाइल को हल किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो नौजवान हैं उनको खास तौर पर इन इंतखाबात के दौरान या जितने भी पार्टी की जानिब से प्रोग्राम्स होंगे उन्हें उसमें शामिल किया जाएगा। और इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से भी तैयारियां की जा रही हैं। इंतजामिया काफ़ी मुतहरिक नजर आ रही है। बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए अब इंतजामिया ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, कमर बस्ता है। और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इस मैदान में अब आ चुकी है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। नाजरीन, प्रोग्राम सलाम जेके जारी रहेगा। यहाँ पे रुकते एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो आपके फोन कॉल्स भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप तब तक फोन करना शुरू कर दें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जे के नाज़रीन, आखिरी पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। कुछ फोन कॉल्स भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक बड़ी खबर इस वक्त लज्जन श्रीनगर से आ रही है, जहाँ पर सड़क का एक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत कुछ अफराद जख्मी हुए हैं और उसके साथ साथ ही सभी जख्मियों को वहाँ पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लज्जन श्रीनगर के अंदर जो लज्जन बाईपास है वहाँ पर यह हादसा पेश आया है। एक टेम्पो गाड़ी को यह हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत कुछ लोग जख्मी हुए हैं। और मौके पर पुलिस और मकामी लोगों की जानिब से उन जख्मियों को वहाँ से गाड़ी से निकाल कर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम सभी जख्मी जो है वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। फिलहाल अस्पताल के अंदर उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें हैं उस गाड़ी की जिसको हादसा पेश आया है। लज्जन बाईपास के करीब ये हादसा पेश आया है। गाड़ी का ड्राइवर और उसके साथ साथ ही गाड़ी में कुछ लोग सवार थे जिन्हें चोटें आई हैं। और उसके बाद ही जब हादसा पेश आया तो मकामी लोग और पुलिस ने वहां पर पहुंचकर उन सभी जख्मियों को वहां से निकालकर उन्हें नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ताहम बताया जा रहा है, जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि जो जख्मी लोग हैं वो खतरे से बाहर है। तो नाज़रीन, यहाँ पर खबरों का सिलसिला फिलहाल रोकते हैं और आपके फ़ोन कॉल्स इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से हैं। आपसे गुजारिश है जब आप फ़ोन करें तो अपना नाम, अपने इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा और जब आप हमसे बात करते हैं तो आप टीवी की आवाज़ बंद करें। पहले कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, नाम बताइए, कहाँ से? हेलो हेलो जी, नाम बताइए अपना। जी। हाँ जनाब,
अब्दुल-रशीद छुस करान अर्ज जी रशीद साहब वनिव कतस पे गवर साहब तुम बड़ असल प्रोग्राम करू तुम चलान खानदरन पे जहेज पे ये बड़ बेहतरीन प्रोग्राम मगर मे अर्ज ये कि मज कत्या खानदर फट जहेज की वजह साल की वजह सह कम रेशियोज गोनुक चीज कि मोल मोल आज तैयार बचस खानदर करने खतर 35 वह वन मे बच्चे सुन कैरियर तुम वुचतो ये कूत बेहयाई रेस्टोरेंटन मन तम लक्चे रात सोशल मीडिया पे 4 लड़की रचक मगर अगर मालिस माज वनो इन करो खानदर दपान नज शुर लकट कह गरीब कूर दपन नज अ जरूरी करो शौक कत चीज दिमो वाट वन जहेज मुताबिक वन रस्मों मुताबिक योर वन आज गोबर मोल कह गरीब कूरा वुचन गरीब गसान मे तुम महाराज साल बत खेत अस गो ओतर अकिस जाए अथ पे ध्यान तमो दोप यी कि नज बत खेन यून तुम गरीब तुम कत अनु नज अ शौक मे वन तो कत चीज दिव तुम वाट खाली वन जूल सह गरीब कोर निवान कहें कहें मगर असली चीज वातानी कह गरीब शख्स दपान कि बह कर सिंपल खानदर देखा देखी मामल अमी चीजन कर सारी खुद ज्यादा तबाही बह देखा देखी करो तेल गो लड़क सह कोर खानदर करो तिम रिश्ते करो आज गो 35 वर्ष तान वन बच्चे बोड़ वजह तुम चलिए एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी अहन मसल अगर तुम वन मे खानदर किस बारस पे टाइम कत बात चलान ये महल वाले जिम्मेवारी अगर महलस मज बचस कंस सह तमिस कर मुखालफत महल वाल हंग तो मंगस पे बच्चे कोर गोबरस क्या यह महल वाल बे कम मोजद शहरी इमाम साहब यम कर मुखालफत यपर दपान बच्चे सह बढ़ान यपर रस्म रिवाज बुराई कुन गसान तुम कोता हालत खराब गसान यपर दपान इंसान ठान गरीब कोर हना गरीब कोर तमिस बिचार बराबर यपर सुबह शैतान दपान गलत महल कमेटी वन महल कमेटी कर तदोर मगर महल कमेटी गो सोचन ये मुनासिब इलाक मुनासिब अगर कंस कूर नख वैसे कंस बच्चे नख वैसे ड्रग्स मज गि मुलवस जारस मज गि मुलवस चूर मज गि मुलवस तम चीज वुचन ना तो बेगुना बेतकसीर कह बच्चे करो बुरबाद कह बच्चे सुन फ्यूचर करो खराब कंस कूर कैरेक्टर करो खराब बिल्कुल इंतहाई गुनाह कह चीज पे तोहमत लागन और पे थवन सह गंडित कंस अम सह परेशानी सैनिस माशरस अंदर इंशाल्लाह अम कत गि कह ना वत पे ना तुह कर कत हो सकता है कहीं दिलस अंदर पे अमुक असर और अगर सह यह करान सह रोज अम नश बाज तिक आज कोर तमिस खतर पगह है तम बच्चस तम जुरिस खतर तह इथे पे कर एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बस सोपोर मॉडल टाउन पे गुलाम कादिर बोला जी गुलाम कादिर साहब अर्ज ये ड्रेन गम सैंक्शन शहरुक 1.5 करोड़ आज गुमुत पास बाज़ाब्त पे कम लगान ओतर आम 2 नफर सोनमर्ग पे तमो नजर कम लगन योर ओबुर शीन अत गम लगन गो आजाद। चलो सड़ा शुक्रिया इस कॉल करने होता। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो 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 रहमतुल्लाह जी हेलो वालेकुम सलाम जी डोडा पढ़न नूरुद्दीन भोरू डोडा धार दस्तान जी जी जनाब हुक्म करें डोडा से नूरुद्दीन साहब बताएं। खिदे जनाब पढ़न बोझ ना आज ना किन काफी मतलब आज करो जरा एमपी पाना। नहीं बिल्कुल जनाब आप खुशामदीद है आपका बात करें अपनी रखे बात अपनी। शुक्रिया ये डोडा खातर ना ये खानदरन खातर प्रोग्राम चलान बड़ खुश आयन का
जी लेकिन तुम कशीर पे ईतना तम उलमा सी कत करान यह कर वात ये जनाबस आज गि अमल आज खतर गुजारिश तजवीज़ कि ये इमाम खतीब ना डोडास मन जी मोहतरम खालिद नजीब सरवरी साहब जी 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 अम तकरीबन जान ये सारी यह माय थावन कशन अगर कुछ साथ इंशाल्लाह आपसे वादा कि इसी हफ्ते में कोशिश करूंगा कि नजीब साहब से ज़ाती तौर रब्ता करके उनका टाइम लेकर ज़रूर प्रोग्राम में बुलाएंगे। न सिर्फ खालिद साहब को बुलाएंगे बल्कि और भी वहाँ हमारे किश्तवाड़ में भी कुछ बड़े उलमा हैं, उनसे भी रब्ता करके ज़रूर उनकी आवाज़ को भी आवाम तक पहुँचाएंगे, उनकी बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी इतना कंसर्न दिखाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो 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 गवर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब मैं ओल्ड बाजरा में रहता हूँ, गुलाम हसन पाल है मेरा नाम। जी पाल साहब। जनाब हमें यहाँ दूध गंगा का ये पुल एक है, हमें हो गया तकरीबन 10-20 साल हो गया हमें इनके पीछे, गवर्नमेंट के पीछे, लेकिन कोई तवज्जो भी नहीं देते इसके। क्या करना है इस पुल का बना वो ये पुल नया बनाना है, इसका टच हदरपुरा के साथ, नालकोरा के साथ, बड़गोमा के साथ, गंगबुगा के साथ, बेमिना के साथ, हमें बड़ा तकलीफ है इसका। ये जो पुराना पुल है उसी को आप दोबारा से कह रहे हैं बनाए? हाँ जनाब वो तो पुराना पुल तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब तो हमने खुद ही कुछ पैसे लगाए इस पुल में, थोड़ा सा मतलब नहीं ये नया ही बनाना है इसमें वो। चलिए बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो वालेकुम सलाम। गवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गवर साहब वो बंडपुर पे मामून अफजल डार सो एक सरपंच जी डार साहब तुझ वारे जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा तुम बड़ खुश तुम ये प्रोग्राम चलावानी शादी बच्चन हो तो बच्चन हो जनाब अहन मगर बहुत अर्ज करा यम मौलवी साहब निकाह परान अहन तब 5-5-6 सास रुपये हवान निकाह परनस अहन अब मौलवी साहब क्या बरन वाज जनाब इवन वाज क्या तरह जनाब फिक्री अहन बेच करा मतलब वुचान कह अमीर घर गामस मज तुम वन मस्जिद कमेटी कर जनाब, मस्जिद कमेटी अम खुद ज्यादा फजूल खर्ची करा जनाब। मस्जिद कमेटी क्या तक कर आज को जनाब गसन आल लेवल पे गाँवों मज डिस्ट्रिक्टों मज कह सेमिनार जनाब अति गए अत थोड़ा बहुत रोकथाम यम गरीब बच्चे बिचारे यम गरीब लड़के बिचारे पढ़ा वही शादी यम 15 वर हूर गई तमन वही खादे बनान जनाब कुन वो क्या करो आज जनाब इंशाल्लाह तुम तो रोजो कत कर रोजो कत कर मतलब महल कमेटी कर गाम कमेटी कर इलाक कमेटी कर योत तम तम हरकत अंदर तोत तम हे कह तब्दीली गम सात सह हरकत अंदर यी ऑटोमेटिकली गई मौलवी सबस पे असर, खतीब सबस पे असर, बाकियन पे पे तमुक असर और फजूल खर्ची तो बाकी चीज करान अत पे पे कह न क्या असर जरूर इंशाल्लाह मे उम्मीद जमीन। लास्ट 2 कॉल दीजिएगा जी प्रोग्राम के। हेलो हेलो नाम बताएं कहां से? हेलो मैं हेलो जनाब मैं जम्मू से बोल रहा हूँ दिलीप पंडिता जी सिंह साहब। जनाब मैं दिलीप पंडिता बोल रहा हूँ जी दिलीप साहब जी 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 दिलीप साहब ये जो प्रोग्राम है डेली देखता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो आप मतलब इनिशिएटिव उठा रहे हैं पब्लिक के लिए। तो जनाब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे को लग रहा है कि कहीं पर ये चैनल जो आपकी गुलिस्तान चैनल है एक साइड में चल रही है जी बताएं आप। कश्मीरी पंडित भी जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है। बिल्कुल आज तक जम्मू कश्मीर ये जो कश्मीरी पंडित है इनकी जो मिजरीज है आज तक किसी चैनल ने नहीं उठाई कि हम किन मिजरीज में रह रहे हैं जी। तो आई रिक्वेस्ट गुलिस्तान न्यूज चैनल की प्लीज एक प्रोग्राम करें ताकि जो कश्मीरी पंडित किन मिजरीज में रह रहे हैं, किन हालातों में रह रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले, दुनिया को पता चले, आवाम को पता चले कि कश्मीरी पंडित भी एक कौम थी कश्मीर में और वो किन हालातों में रह रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक उसमें एक प्रोग्राम बनाइए उसका कश्मीरी पंडितों का कि कश्मीरी पंडितों की क्या हालत है। दिलीप साहब आपसे वादा कि इंशाल्लाह इसी महीने में ही कोशिश करेंगे कि ऑन ईयर भी हो जाए और उस पर काम ऑलरेडी हमने थोड़ा सा शुरू किया हुआ है। जरूर आप देखेंगे हमारी नशियात में
कि एक खसूसी ट्रांसमिशन चलेगा, आधे घंटे के शोज कुछ चलेंगे जिसमें हम लगातार इस बात पर लगे हैं, कुछ चीज़ें बन रही हैं, उस पर चीज़ें चलेंगी कि किस तरीके से ये कौम का एक मकाम है। आज भी कश्मीरी पंडितों ने जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में और दीगर सेक्टर्स में अपना रोल निभाया है माजी में और अभी भी निभा रहे हैं, वो कितना बड़ा है, इस पर हमने थोड़ा सा काम शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि इसी महीने के अंत तक वो प्रोग्राम्स भी ऑन ईयर हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया इतना कंसर्न दिखाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप इस तरीके से बात करते रहेंगे और जहां पर हमारी चूक होगी वो हम तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया दिलीप साहब इस कॉल के लिए। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गवर साहब, आप दिल्ली में बैठ के हायर अथॉरिटी लोगों के साथ चलते हो, हमारी बात हम पुलिस डिपार्टमेंट में एसपीओ काम करे 30,000 तो हमारे मसलों को ऊपर तक पहुंचाइए। ये ना हम 1.5 महीने से तनख्वाह भी नहीं है, ना रेगुलराइजेशन, पर डे नाइट हम वीआईपी ड्यूटी कर रहे हैं। एसपीओ का मामला? जी 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 गवर साहब, हम आप लोगों का यहाँ पे बहुत ही मतलब क्या बताएं, आप समझ जाओगे हम कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। चलिए इंशाल्लाह कोई बात नहीं, जरूर आपकी बात को हुकूमती इदारों तक तो पहुंची गई होगी, लेकिन फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक इस बात को पहुंचाया जाएगा कि तनख्वाहें वक्त पर निकले, टाइम पर निकले, और पुलिस वाला महकमा है, ये आपका एक मेजर रोल रहता है। आपकी बात सही है, 24/7 ड्यूटियां भी देते हैं हम, तो तनख्वाह ज़रा टाइम पर निकले, इस पर हमारी भी तवज्जो रहेगी। और ज़रूर आपने बात के लिए कहा है, ज़रूर जहां पर भी मौका मिलेगा हम ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल गौहर कुछ और मुझे आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा हाजिर खिदमत रहेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में। जब तक के लिए हमें दे इजाज़त, अल्लाह हामी व नासिर। छोटा सा ब्रेक के उस पार हिंदी खबरनामा।